आखिरी चट्टान तक। बाय मोहन राकेश। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पीछे की तरफ कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद दीवारें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी ध्यान में डूबी हुई सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की काले चट्टानों से टकरा रही थीं। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थीं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर के तुलना में अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा किनारा है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं, एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक देखने वाला। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी गिर गई है। मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही समूह उस दिशा में जा रही थी। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी बातचीत अब मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के वेटर उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गईं, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु। मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उसे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार की। टांगें थक रही थीं, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सफलता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार जीता हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुंड नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थीं। पश्चिमी किनारे के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसे बनाकर वहां डाला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा।
लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक कंपन भी हुई, हल्की उदासी भी घिराई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना फैल गया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक पल के लिए उसे एक नाम दे पाना नामुमकिन था। सूर्य का गोला जैसे एक लाचारी में पानी के गर्म घोल में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ पल पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब खून बहता नजर आने लगा। कुछ और पल बीतने पर वह खून भी धीरे धीरे जामुनी और जामुनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की डालियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थीं। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे नजारे पर अंधेरा फैल गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुंड काले पड़कर जैसे लगातार सिर पटक रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां यूं भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कांपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वह काली स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच काली पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसीलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही बिना नाम वाले रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से कुचल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को इकट्ठा करूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो अचानक मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर संभालेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गईं। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उसे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की तुलना में वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात केप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ काली लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी,
दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की हल्की सी रोशनी। सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच ओम जाकर है, वहां जहां बंगाल की खाड़ी की नक्शे वाली सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह नाव चलाने वाले थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों को साथ साथ जोड़ लिया गया था। बस नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी बेपरवाही से ढक रखना चाहा था। पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के कांप रही थीं। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग चमक कर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी काली चट्टानों की ओट से सूर्य निकल रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को जल चढ़ाने के लिए इकट्ठा थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के नौकर सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थीं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बायक्यूलर्स से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब इलाके के हिसाब से मुझे बेरोजगारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से समुद्री पक्षी हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेरोजगारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से अलग। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थीं। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पर्दे और समुद्री पक्षियों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। 3री बस 9:40 पर, 4थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।